Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस कोलोन में होने वाला एक डेंजरस डिजीज है। इसमें अल्टरनेट कंस्टिपेशन, डायरिया या फिर ममोर के साथ पैखाना होना या फिर ब्लड भी पास करना स्टूल से, ऐसा कुछ सिम्टम इसमें आता है जो लंबे समय तक चलता है। आखिर ये डिजीज क्या होता है, ये इतना डेंजरस क्यों हो जाता है? इसमें दो वर्ड मिला हुआ है, एक है अल्सरेटिव यानी अल्सर, दूसरा है कोलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। दोनों कंबाइंड ग्रुप का डिजीज होता है। ये अल्सरेटिव का मतलब होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है ना, ऐसे तो हम लोग अल्सर के बारे में पढ़ते हैं कि जैसे आई में होता है कॉर्नियल अल्सर, माउथ में भी होता है माउथ अल्सर, स्टमक में होता है जिसको गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं, पेप्टिक अल्सर का वेराइटी है, उसका ड्यूनल अल्सर होता है, इलियक अल्सर होता है। तो ये अल्सर तो कई तरह के मिलते हैं, लेकिन यह एक ऐसा अल्सर है जिसमें अल्सर के साथ इन्फ्लामेशन भी हो जाता है और यह इन्फ्लामेशन कोलोन में होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कोलाइटिस। यानी इस वेराइटीज का अल्सर है ये, जिसमें अल्सर के साथ साथ इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। दूसरी बात है, यह एक क्रोनिक डिजीज है, ये क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है। तीसरी बात है कि यह एक आईबीडी का टाइप है। आईबीडी बोलते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज में दो तरह के डिजीज होते हैं, एक होता है क्रोन्स डिजीज और दूसरा है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो क्रोन्स डिजीज तो जीआईटी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस सिर्फ कोलोन में होता है। तो ये हम लोग समझ में यहाँ तक आया डिफिनीशन के बारे में कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें कि कोलोन में म्यूकस और म्यूकोसा लेयर, यानी कि ये कोलोन के म्यूकस और म्यूकोसा लेयर में, इसमें जो म्यूकस और म्यूकोसा लेयर, जो कि हम जानते हैं कि इंटेस्टाइन में ऐसे 4 लेयर मिलते हैं कोई भी इंटेस्टाइन में, जिसमें कि बाहर का जो लेयर होता है, जिसे यहाँ भी बात करते हैं, तो बाहर वाले को बोलते हैं कौन सा लेयर? बाहर वाला को हो गया इंटेस्टिशियल एडवेंटिशियल लेयर या फिर सिरोसा लेयर बोलते हैं। इसके बाद होता है मस्कुलरिस लेयर, इसके बाद होता है सब म्यूकोसा लेयर और उसके बाद होता है म्यूकोसा लेयर। यानी इस जो डिजीज है किसका लेयर है? ये म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर का डिजीज होता है। यानी यहाँ भी हम लोग देखते क्या है कि यहाँ भी कोलोन में क्या होगा, बाहर वाला होगा सिरोसा लेयर, मस्कुलरिस लेयर और उसके बाद क्या हो गया फिर सब म्यूकोसा लेयर और प्लस म्यूकोसा लेयर। यानी इसमें क्या होता है कि म्यूकोसा और सब म्यूकोसा लेयर टूट जाता है और साथ साथ इसमें इन्फ्लामेशन भी हो जाता है। तो डैमेज ऑफ म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा लेयर ऑफ द कोलोन विथ इन्फ्लामेशन नोन एज अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो यहाँ तक क्लियर हो गया बात को कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या होता है। दूसरी बात है, ये जो इन्फ्लामेशन होता है यह एनल सरफेस से 6 इंच ऊपर होता है, यानी एनल सरफेस से 6 इंच ऊपर में यह इन्फ्लामेशन होता है और उसके बाद यह यहाँ से लेके कहीं भी डेवलप हो सकता है। तो द इन्फ्लामेशन इन अल्सरेटिव कोलाइटिस एबव देन 6 इंच ऑफ एनल सरफेस, क्योंकि इसके नीचे वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिशर बोलते हैं। याद रखना होगा, इससे नीचे को बोलते हैं फिशर, यानी 6 इंच ऊपर को ही हम लोग बोलते हैं क्या? अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। यानी ये जो इन्फ्लामेशन है ये इससे ऊपर होता है। अगली पॉइंट, ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ये 3 वेराइटीज के होते हैं मेनली। एक होता है प्रोक्टोसिग्मोइडो अल्सरेटिव कोलाइटिस। प्रोक्टोसिग्मोइडो अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब होता है कि रेक्टम और सिग्मोइड कोलोन वाले जो इन्वॉल्व होता है तो उसको बोलते हैं प्रोक्टोसिग्मोइडो अल्सरेटिव कोलाइटिस। दूसरा होता है लेफ्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस। लेफ्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस का मतलब जो डिसेंडिंग कोलोन होता है इसमें डेवलप होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस को बोलते हैं लेफ्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस। और जो थर्ड वेराइटी जो होते हैं
जो कि यहाँ पर डेवलप हो जाता है, यहाँ पूरे कोलोन में डेवलप हो जाता है, इसको बोलते हैं पेन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो पेन अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब कि पूरे के पूरे कोलोन में हो जाता है, उसको बोलते हैं पेन अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो एक हुआ आपका प्रोक्टो सिग्मोइडो अल्सरेटिव कोलाइटिस, दूसरा हो गया लेफ्ट अल्सरेटिव कोलाइटिस, और तीसरा होता है पेन अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी ये तीन वैरायटीज के होते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू साइट के अनुसार से। चलिए ये तो हो गया मेरा टाइप के बाद। अब बात करते हैं इसका कारण क्या है। अब तो देखिए पहले तो बात यह है कि इसके बारे में यह समझ में नहीं आया कि आखिर ये कैसे हो गया, लेकिन इसमें होने का रीजन क्या है कि ओवर एक्टिव ऑफ कोलोन इम्यून सिस्टम। याद रखना क्या बोले हम लोग, कोलोन का इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिव होने के कारण, ओवर एक्टिविटी होने के कारण जो उसका एंटीबॉडी हमारे कोलोन के ही सेल को डैमेज करने लगते हैं। यह जो डिजीज है, इस डिजीज में कोलोन में ओवर एंटीबॉडी बन जाता है, ओवर इम्यून रिएक्शन हो जाता है, जिसके कारण यह अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। अब यहाँ पे हो क्यों जाता है उसके बारे में बात करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन ये मैकेनिज्म बात करते हैं कि जैसे सपोज दैट कि ये कोलोन का ये लेयर है, तो हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे चलते हैं, ये यहाँ पर एक लेयर चल रहे हैं लोग, ये हो गया म्यूकोसा लेयर हो गया, और यहाँ पर म्यूकस लेयर हो गया सपोज दैट, है ना। तो अगर किसी कारण से यहाँ पर एंटीबॉडी जो बन रहा है, ओवर एंटीबॉडी बन जाता है, अब यह ओवर एंटीबॉडी क्या करेगा कि इसी के साथ बाइंड करके और इसी को डैमेज कर देता है। किसको बाइंड कर डैमेज कर देगा, कोलोन के सेल को बाइंड के सेल साथ बाइंड कर देता है। अब फिर हम लोग एक मैकेनिज्म चलते हैं, ऐसा ही क्यों होता है कि यहाँ का एंटीबॉडी इसी को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, और एंटीबॉडी बनने के बाद देखिए किसी कारणवश अगर कोलोन में बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है, हम जानते हैं कि कोलोन में नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया होता है। नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया में साल्मोनेला है, या फिर एस्चेरिचिया कोलाई है, स्यूडोमोनास है, क्लेब्सिएला है, प्रोटियस है, ये सब बैक्टीरिया जो होता है कोलोन में रहता है। इस बैक्टीरिया का एक नंबर भी फिक्स होता है कि इतना ही नंबर इसका होना चाहिए। लेकिन किसी कारण से अगर इस बैक्टीरिया का नंबर यहाँ बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है इस बैक्टीरिया को डिप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। क्या बोले बच्चों से, तो यह जो बैक्टीरिया है इस बैक्टीरिया को कम करने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। कौन बनाता है, इंटेस्टाइन। और यह एंटीबॉडी का जो प्रोटीन है यह म्यूकस लेयर के प्रोटीन के साथ मैच कर जाता है। यानी इंटेस्टाइन का जो एंटीबॉडी जो बनता है बैक्टीरिया का, यह एंटीबॉडी और म्यूकस लेयर का एंटीबॉडी, म्यूकस लेयर का प्रोटीन दोनों एक दूसरे से मैच कर जाता है, और उसके बाद यह एंटीबॉडी इस म्यूकस सेल के साथ बाइंड करके और म्यूकस सेल को क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है। ये म्यूकस सेल को डैमेज करने लगता है। इस कंडीशन से क्या डेवलप होता है, यहाँ पे अल्सर। क्या डेवलप हो गया, अल्सर। और इस पे बैक्टीरिया भी एक्शन करता है इस पे, और इसकी वजह से क्या डेवलप करेगा यहाँ पे, इन्फ्लामेशन। इसलिए बोलते हैं क्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस। यानी इसमें सबसे बड़ा दिक्कत हो गया कि ओवर एंटीबॉडी बनने के कारण, ओवर इम्यून रिएक्शन होने के कारण ये बीमारी हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कॉज होता है ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर के और मेरे ही बॉडी के अगेंस्ट में यह क्या करने लगता है, डैमेज करने लगता है। ये तो मेरे ही बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं इसको हम, ये ओवर इम्यून रिएक्शन डिजीज बोलते हैं इसको हम। तो ये हो गया आपका क्या, अल्सरेटिव कोलाइटिस का मेन कारण। अब जो बात यहाँ पे आता है, कुछ फैक्टर होते हैं इसके। फैक्टर में क्या है कि अगर लंबे समय तक अगर कंस्टिपेशन रहता है, बार बार इन्फेक्शन होता है अगर बाय कोलोन में, तब भी ऐसा कंडीशन हो सकता है। अगर ज़्यादा ओवर डाइट खाते रहते हैं सपोज दैट, और बार बार क्या होता है, ओवर डाइट के कारण प्रोटीन यहाँ पर क्या होगा ना, बैक्टीरिया का नंबर बढ़ते चला जाता है, तो बैक्टीरिया का काउंट बढ़ेगा, तब भी ऐसा हो सकता है। लंबे समय तक स्टूल होल्ड करते हैं तब भी बैक्टीरिया का काउंट बढ़ सकता है। कंस्टिपेशन लंबे समय तक रहता है तब भी ऐसा हो सकता है। ये सब बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। अगला होता है स्मोकिंग है, नेक्स्ट जेनेटिक,
नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, नेक्स्ट रिपीटेड परगेटिव यूज। ये सब ऐसे ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ये सब फैक्टर होता है जिसके कारण यहाँ बैक्टीरिया का नंबर बढ़ जाता है, जिसके प्रति यहाँ पर एंटीबॉडी बनता है, एंटीबॉडी हमारे सेल को डैमेज करने लगता है। ये सब जो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस होने का कारण होता है। अब बात करते हैं हम लोग सिम्टम पे। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसी को हुआ है तो क्या क्या सिम्टम होता है इसमें? तो सिम्टम यही होगा कि पेशेंट में बार बार कंस्टिपेशन होगा, दिन भर में कितनी बार इसमें कम से कम 10 बार, 12 बार, 15 बार मोशन होता है, लूज मोशन होंगे इसमें। उसके साथ साथ जब भी स्टूल का अगर डिफिकेशन होगी तो स्टूल में चिकनाहट होता है, स्टूल में ब्लड भी आता है मिक्स होकर के, स्टूल करते समय डिफिकेशन के समय दर्द होता है, उसी के जैसा जैसे एक अमीबिक डिसेंट्री में दर्द होता है ना, सेम उसके जैसा दर्द होता है। इसीलिए पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यह अल्सरेटिव कोलाइटिस है या अमीबिक डिसेंट्री है। लेकिन याद रखना है अमीबिक डिसेंट्री लंबे समय तक चलने वाला बीमारी है। ये कई कई साल तक चला जाता है बीमारी है। इसमें वही है, स्टूल करते समय जो रेक्टम के एरिया में दर्द होता है, लोअर अब्डोमेन में पेन होता है, प्लस स्टूल का जो कलर है वो रेडिश भी होता है, बार बार म्यूकस पास करते हैं। ये तो हो गया इसका मेन सिम्टम आता है। इसके साथ साथ वीकनेस होता है, एनीमिया का सिम्टम आएगा पेशेंट को, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाता है पेशेंट में, वेट लॉस करने लगता है। तो वीकनेस, वेट लॉस, ये सब जो दिक्कत होता है, एनोरेक्सिया भी होता है, फीवर होता है, ये सब आपको इस अल्सरेटिव कोलाइटिस में देखने को मिलता है। अगर हम इसको देखना चाहेंगे साइन में तो प्रोक्टोस्कोपी एग्जामिनेशन से देखेंगे तो हमें हो सकता है कि अगर पहला वेराइटी प्रोक्टोस्कोपी अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा तो मिल सकता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। नंबर 2, इसमें हम लोग देखेंगे तो अल्सर कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडनल अल्सर मिलता है इसमें, लॉन्गिट्यूडनल अल्सर। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि कोलोन में कैंसर हो जाएगी, परफोरेशन हो जाएगा, हेमरेजिक एनीमिया होता है, हेमरेज होता है इसमें स्टूल, क्योंकि रेक्टम से ब्लड बाहर ज़्यादा निकलता है, आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होगा, फिस्टुला डेवलप कर सकता है इसमें। तो ये सब जो होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस का मेन कॉम्प्लिकेशन है। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। सिग्मोइडोस्कोपी से अल्सर पता चल जाता है कि वो अल्सर कहाँ पे है और किस वेराइटीज का है, तो हमें सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सिग्मोइडोस्कोपी के बाद हम लोग ब्लड का भी जांच करके देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम मिलेगा इसमें। इसके बाद विडाल टेस्ट करा के हम लोग देख सकते हैं इसमें। कभी कभी क्या होता है कि इसमें दूसरा कॉम्प्लिकेशन जो होता है जिसमें कि जॉइंट पेन भी होने सकता है, कभी कभी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ऊवियाइटिस डेवलप हो सकता है, माउथ अल्सर बार बार हो सकते हैं, स्किन में भी इरप्शन डेवलप हो सकता है बार बार। ये सब क्या होता है कि एसोसिएट कॉम्प्लिकेशन मिलता है, तो ये सभी डायग्नोसिस में हेल्प मिल जाता है कि स्टूल डिफिकेशन के साथ साथ अगर जॉइंट पेन, डिफिकेशन के साथ आई का प्रॉब्लम है तो यह एक अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी साइन बनता है इसमें। अब बात करते हैं मैनेजमेंट में, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फाइबर डाइट देते हैं, प्रोटीन डाइट देते हैं, आयरन कंटेनिंग डाइट देते हैं और प्लस प्रॉपर वाटर इंटेक कराते हैं। और ट्रीटमेंट कंस्टिपेशन को हम लोग बार बार ट्रीटमेंट करते रहेंगे क्योंकि होने नहीं देते हैं उससे हम लोग। अब बात करते हैं इसमें मेडिसिन के बारे में, तो इसमें सर्जरी जो होता है इसमें तो मेन तो सर्जरी करना पड़ता है, और सर्जरी अगर नहीं करते हैं तो इसमें होम्योपैथिक दवा से ये ठीक हो जाता है, जिसमें कि ट्यूबरकुलिनम, मर्कसॉल, फेरमफॉस ये सब ग्रुप की दवा चलाते हैं, और जरूरत पड़ने पे सल्फर, फाइटोलाका ये सब भी दवा हम लोग इसमें यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से। ये था आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।